और नाजरीन, इस वक्त आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर दिल्ली के शाहीन बाग से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के शाहीन बाग में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। इस पीसी में बड़ा ऐलान हो सकता है। एनआरसी और एनपीआर को रद्द करवाने की मांग को लेकर हमारी बहनें, शाहीन बाग की माताओं ने, शाहीन बाग की दादियों ने, शाहीन बाग की बहनों ने, शाहीन बाग के भाइयों ने और यहाँ तक कि यहाँ के बच्चों ने भी ये एक मुहिम शुरू की थी। ये एक डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल और जायज मांगों को लेकर ये आंदोलन शुरू किया था। इसको आज 90 दिन पूरे हो चुके हैं और 90 दिनों में जिस तरीके से हम लोगों ने जो जो समस्याएं फेस की, वो पूरे दिल्ली के ही नहीं, पूरे देश के ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के सामने है। यहाँ पर रिवॉल्वर के द्वारा एक तरीके से डराने की कोशिश की गई, बार बार में हमले की आशंका जाहिर करते हुए पैनिक फैलाने की कोशिश की गई और दिल्ली के अंदर एक ऐसा भयानक हिंसा फैलाई गई जिसकी कोई भी व्यक्ति, जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था, कोई सोच भी नहीं सकता था कि दिल्ली जो देश की राजधानी है, वहां पर इस तरीके की प्रायोजित हिंसा करके और लोगों को मरवाया जा सकता है। 2-2 साल की बच्चियों को मरवाया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ इस आंदोलन को खत्म करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ CAA, NRC और NPR के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है उसका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए। लेकिन बहुत ही खुशी की और बहुत ही हिम्मत की बात है कि हमारी दादियों ने, हमारी बहनों ने हिम्मत नहीं हारी और आज भी हमारी ये लड़ाई पूरी हिम्मत के साथ और पूरे जज्बे के साथ जारी है और तब तक जारी रहेगी जब तक CAA, NRC और NPR सरकार रद्द नहीं कर देती। अभी जिस तरीके से दिल्ली के जो इलाके हैं, जाफराबाद, सीलमपुर, शिव विहार, मौजपुर, इन इलाकों में जो हिंसा फैलाई गई है वो प्रायोजित हिंसा थी और इस हिंसा को जो सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया गया है और उस सांप्रदायिक रंग देने की जरूरत सरकार को इसलिए पड़ी क्योंकि जो CAA, जो कानून संसद में पास किया गया है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक है और जो हमारा सेक्युलर वैल्यूज हैं हमारे संविधान की, बिल्कुल उसके खिलाफ है। इसीलिए पूरे देश की जनता उसको रिजेक्ट करती है और हम लोग शाहीन बाग से पूरे देश की जनता से आह्वान करते हैं कि इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल और गैर जो संवैधानिक है और गैर लोकतांत्रिक है और जो हमारा सेक्युलरिज्म के खिलाफ है, उसके खिलाफ, इस कानून के खिलाफ पूरी जनता सड़कों पर आए और इसका विरोध करे। और जिस तरीके से हमारे गृह मंत्री जी ने जो बात आज बोली है कि NPR का जो लिस्ट है, क्वेश्चंस की जो लिस्ट है, उसमें से डाउटफुल हटा दिया जाएगा। हमारी उनसे गुजारिश है कि क्वेश्चंस की ही क्या जरूरत है, जो क्वेश्चंस हैं उनको भी हटाया जाए। और जिस तरीके से आप सभी जानते हैं कि हमारा नागरिकता कानून जो 1955 में जो बनाया गया था और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के दौरान 2003 में उसमें संशोधन लाया गया था और उस संशोधन के आधार पर ही उसमें NRC को जोड़ा गया था। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि 2003 में जो कानून बनाया गया था उसको भी रद्द किया जाए, क्योंकि उसी के आधार पर आज अगर NRC लागू नहीं भी होता है हमारे आंदोलन की मांग के आधार पर, हमारे आंदोलन के दबाव में, तो कुछ दिन बाद फिर से उसको लागू किया जाएगा। इसीलिए उसको जड़ से खत्म किया जाए, हमारी ये मांग है। 1995 का जो हमारा नागरिकता कानून है उसमें 2003 में जो संशोधन लाया गया था, उसमें उस
संशोधन के आधार पर जो कानून बना था, हमारी मांग है कि उसको भी रद्द किया जाना चाहिए। 1955 का जो नागरिकता कानून था उसमें 2003 में संशोधन किया गया था और उसको हम चाहते हैं कि 2003 में जो कानून बनाया गया था उसको भी रद्द किया जाए। संसद में प्रस्ताव पारित करके, और जो हमारे गृह मंत्री जी जो बात उन्होंने बोली है कि डाउटफुल नहीं रहेगा, पहली बात तो हमने बताई कि क्वेश्चन जो इसमें लिए गए हैं उनकी भी कोई जरूरत नहीं है। दूसरा, सीएए के बारे में भी सरकार रेजोल्यूशन पास करे संसद में और उसको रद्द किया जाए। मेरा जो सवाल है वो ये है कि जो पिछले दिनों हिंदुस्तान की आंखों ने हिंदुस्तान के अपने ही जिस्म के एक टुकड़े को जलते हुए देखा, मरते हुए देखा, खून में लहूलुहान देखा, वो बहुत ही शर्मनाक है और मैं उसकी कड़ी निंदा करती हूँ। शहीद होने वाले चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, वो असल में हिंदुस्तानी थे, और जो मारने वाले थे, जो जलाने वाले थे, चाहे वो पुलिस की शक्ल में हो या किसी भी शक्ल में हो, असल में वो हिंदुस्तानी नहीं थे। वो हिंदुस्तान में जो आरएसएस है उनके पाले हुए गुंडे थे, जिन्होंने हिंदुस्तान पर यह कहर ढाया कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के एक हिस्से को जलाकर खाक कर दिया। उन्होंने लोगों की जानों को लकड़ी की तरह जलाया, उनके घरों को जंगल की तरह आग लगा दिया, उनके घर के सामान को माल मुफ्त की तरह लूटा, उनके बहू बेटियों की आबरू को अपना हक समझकर इस्तेमाल किया और उन्हें पलीद किया, उनको नापाक किया और उनको मुलाइज किया। ये उन्होंने किया क्योंकि ये हिंदुस्तानी नहीं है, ये किसी भी तरीके से इंसान भी नहीं है, बल्कि ये वो शैतान है जिनको मौजूदा सरकार ने पाल रखा है और पूरी छूट दे रखी है। वहाँ के घरों में मैं पर्सनली गई हूँ, वहाँ की औरतें जो है वो ये बताना भी नहीं गवारा कर रही है, उनको बताया भी नहीं जा रहा है कि उन पर क्या बीती है। छोटी छोटी बच्चियों का, नाबालिग बच्चियों का रेप किया गया है, हामला औरतों का रेप किया गया है, हामला औरतों को मारा गया, इतना बुरी तरीके से मारा गया। 80 साल के बूढ़े को जला दिया गया, उनकी फैक्ट्रियों में आग लगा दी गई, उनकी काम की जगहों को जला दिया गया, उनकी दुकानों को जला दिया गया। इसमें एक कौम को, एक कम्युनिटी को पूरी तरीके से निशाना बनाया गया और उनके जो बचाने वाले हमदर्द थे, जो असल में हिंदुस्तानी थे, उनको भी निशाना बनाया गया, उनको भी निशाना बनाया गया और उनको भी मारा पीटा गया और उनको भी या तो मार दिया गया या हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया गया। तो ये जो बात हुई है हिंदुस्तान की, ये असल में हिंदुस्तान के आइन के, उसके कानून के, उसके संविधान के खिलाफ है। क्योंकि इन दिनों जो ये दंगा हुआ है इसको पूरी दुनिया ने देखा है और इसका चर्चा पूरी दुनिया में हो रहा है। और यूएन के मिनिस्टर ने, यूएन के लोगों ने इसके बारे, हेड मिनिस्टर ने इनके बारे में मुकदमा दायर किया। वो भी कहाँ किया है? हमारे ही मुल्क के, हिंदुस्तान के मुल्क के सुप्रीम कोर्ट में। कितनी शर्म की बात है कि आज हिंदुस्तान का वो चेहरा जो कि सेकुलर है, जो कि खूबसूरत है, जिसकी बुनियाद किसी मजहब पर नहीं है। हिंदुस्तान एक इस्लामी मुल्क नहीं है और ना ही हिंदुस्तान एक हिंदुत्व मुल्क है, बल्कि हिंदुस्तान एक सेकुलर और इंसानियत वाला मुल्क है, जिसका चेहरा आज के मौजूदा हुकूमत की वजह से पूरी दुनिया में शर्मसार हुआ है। और हमारे ही मुल्क में आकर दूसरे मुल्क के लोगों ने हमारे ही मुल्क के खिलाफ उन्होंने मुकदमा दायर किया है। सीए के खिलाफ उन्होंने मुकदमा दायर किया है क्योंकि सीए का जो कानून है, जो ये कानून लाया गया है, वो हमारे संविधान के खिलाफ है, हमारी अक़लियत के खिलाफ है, हमारे सेकुलरिज्म के खिलाफ है। लिहाजा मैं बहुत ही दावे के साथ ये बात कह सकती हूँ कि ये जो दंगे कराए गए, ये दंगे नहीं थे, नस्ल कुशी का पूरा इंतजाम किया गया था कि एक कम्युनिटी को टारगेट बनाया गया और उनको मारा गया, पीटा गया, जलाया गया, उनकी आबरू लूटी गई, उनकी मालो दौलत को लूटा गया, उनको ज़हनी तौर पर इतना तोड़ दिया गया है कि शायद ही ये नस्ल, वो जो उस एरिया के लोग हैं, वो दोबारा उठ पाए। उन बच्चों का क्या होगा जो बच्चों ने अपनी आंखों से अपनी माओं की इज्जत लूटते हुए देखी? उन बच्चों का क्या होगा जिन्होंने अपने घर को जलता हुआ देखा? उन बच्चों का क्या होगा जिन्होंने ये देखा कि उनका घर लूटा जा रहा है? और बहुत ही प्लान के साथ, अगर कोई किरायादार है तो उनके घर को जलाया नहीं गया, बल्कि उनके माल को लूटा गया। और अगर किसी का अपना मकान है तो उनके मकान तक को जला दिया गया।
तो ये जो हो रहा है, दूसरी बात ये कि मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ, ये जो लोग यहाँ आए थे दंगा करने के लिए वो हिंदुस्तानी नहीं थे, बल्कि हुकूमत के पाले हुए गुंडे थे। आप सोचिए कि टिड्डी दल की तरह आते हैं 4-5 हजार की शक्ल में, और ये लूट कर, मार कर, गालतगिरी कर कर हिंदुस्तान को खून में नहा कर कहाँ गायब हो जाते हैं आखिर। और ये जो सामान लूटते हैं उसे कहाँ ले जाते हैं? कोई तो इंतजाम होता होगा इनको ले जाने का। लिहाजा हम यहाँ से चाहे कोई भी मरा हो इसमें हम ये अपील करते हैं और गुजारिश करते हैं सुप्रीम कोर्ट से भी कि इसके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाए। ठीक है, आसाम में जो एनआरसी की प्रक्रिया हुई है उसको लेकर हमारे मन में कुछ सवालात हैं, तो हम आपके माध्यम से उसके जवाब चाहते हैं कि मैं एक भारतीय नागरिक हूँ, और मेरा नाम जो है वो एनआरसी लिस्ट में नहीं आता है। मेरा नाम एनआरसी लिस्ट में नहीं आता है, और तब मैं क्या करूंगी? क्योंकि मेरा नाम, मैं भारतीय हूँ लेकिन मेरा नाम किसी वजह से एनआरसी लिस्ट में नहीं आता है। उस बीच में मेरे साथ क्या होगा? मेरा सवाल है कि उस बीच में मेरे साथ क्या होगा? मेरी जो संपत्ति है, मैं रहूंगी कहाँ पर? क्योंकि मुझे ये साबित करने में कि मैं नागरिक हूँ, मुझे अपने कागजात का ये सब करने में एक लंबा प्रोसेस है, जैसे कि आपने आसाम में देखा ही है। तो उस बीच में मैं कहाँ रहूंगी? मेरे लिए क्या गवर्नमेंट करेगी? मेरी जो संपत्ति होगी उसको क्या करेगी? जो मेरे बैंक अकाउंट्स होंगे उनको क्या करेगी? उसके बारे में हमें जवाब चाहिए। और दूसरी चीज ये कि जो गृह मंत्री जो है वो, मुझे लग रहा है कि आजकल क्रोनोलॉजी जो है वो सही से समझा नहीं पा रहे हैं, तो हम उनको समझा देते हैं। क्योंकि उनका कहना है कि जो हम लोग जो यहाँ बैठे हैं वो किसी के बहकावे में या किसी के बोलने से या किसी सरकार के बोलने से, किसी अपोजिशन के बोलने से यहाँ बैठे, जबकि हम उनको बता दें, हम उनको ये बात क्लियरली बता दें कि हम यहाँ जिस लिए बैठे थे, हम वो इसलिए बैठे थे कि आपने जामिया पर हमारे बच्चों पर जो बर्बरता की थी, हमारे भाइयों पर, हमारी बहनों पर जो बर्बरता की थी, हमारे भाइयों की जो आंख तोड़ी, हाथ तोड़े, पैर तोड़े, इन सब को देखकर हम यहाँ पर बैठे थे। और दूसरा, एनआरसी, सीएए, एनपीआर के खिलाफ हम यहाँ पर बैठे थे, ना कि हम किसी बहकावे में, ना कि किसी के कहने में हम यहाँ पर बैठे थे। ये बात हम बिल्कुल क्लियर बोल रहे हैं। पहले तो मैं आदरणीय अमित शाह जी से ये कहना चाहूंगी कि जामिया के सीसीटीवी कैमरा जो वीडियो है उसकी वैज्ञानिक तौर पर जांच की जाए, और जो भी दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ अमित शाह जी से कि हमारे अमित शाह जी ने हेड स्पीच के बारे में बहुत सारी बातें बोली हैं। मैं आपके माध्यम से उनको याद दिलाना चाहती हूँ कि शाहीन बाग को करंट लगाने की बात उन्होंने खुद ने बोली थी। वो कैसे बोल सकते हैं ये बात? वो बहुत वायरल भी हुए थे। क्या उन्हें ये बात याद नहीं? जिस तरह कपिल मिश्रा ने, अनुराग ठाकुर ने, प्रवेश वर्मा ने भड़काऊ भाषण दिए थे, क्या उनका भड़काऊ भाषण नहीं था? क्या उन पे एफआईआर की बात नहीं होनी चाहिए थी? हम लोग इस चीज पर निंदा करते हैं और इस बात की मांग करते हैं कि जिन्होंने भी भड़काऊ भाषण दिए हैं उन पर एफआईआर दर्ज हो। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि अमित शाह जी सदन में बार बार ये जिक्र करते हैं कि 25 तारीख को दंगा खत्म हो गया था, जबकि हाशिम और आमिर 26 तारीख को दंगाइयों के हाथों शहीद हुए थे। वो किस आधार पर कह रहे हैं कि 25 तारीख को दंगा खत्म हो गया था? 26 फरवरी को पुलिस रिकॉर्ड में 1500 कॉल रिकॉर्ड हुई है। तो किस आधार पर वो कहते हैं कि 25 तारीख को दंगा खत्म हो गया था? अब नहीं है ये, आप बताए तो जो मैं मुस्लिम का एक्सेप्ट कर दिया, जो एक्ट ले आया, ये संख्यालघु का विरोध होता है कि नहीं? खिलाफ नहीं है। और एनपीआर में जो क्वेश्चन है,
डेट ऑफ बर्थ ऑफ पेरेंट्स, प्लेस ऑफ पेरेंट्स, ये किस लिए, ये क्वेश्चन भी जरूरत नहीं है। तो एनपीआर और एनआरसी के लेकर जो बात वो अमित शाह जी बोलती है वो सभी गलत है। ये गलत बात वो जरूर वो मत करेगा। और वो जो लिखित वक्तव्य, जो गेजेट नोटिफिकेशन, ये मैं चाहिए जो एनपीआर, एनआरसी और सीएए वो वापस लेगा। ये जब तक नहीं लेगा तब तक ये संग्राम जारी रहेगा। देखिए एक लाइन बस। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ, हर मुल्क का जो मुस्तकबिल होता है वो वहाँ के युवा होते हैं। यहाँ पे हिंदुस्तान में एक हिटलर की नीति थी कि जो उसका कहना था, अगर आपको किसी मुल्क को बर्बाद करना हो तो वहाँ के यूनिवर्सिटीज को खत्म करो, वहाँ की किताबों को जला दो, तो वहाँ के जो युवा है, आने वाली पीढ़ी अपनी हिस्ट्री कभी नहीं जान पाएंगी। यहीं पे हिंदुस्तान में वही हुआ है, उसी नीति को चला गया। यहाँ का मुस्तकबिल बिगाड़ा गया है, यहाँ के युवा को मारा गया, पहले जामिया को मारा गया, जेएनयू को मारा गया, सब लोगों को, सारी यूनिवर्सिटीज को तबाह किया। उसके बाद क्या हुआ, 3000 युवा को उठाया गया, उसका क्या होगा? उस पे बात करिए आप, जो तुम लोगों ने युवा को उठाया है, उनको रिहा करो। वो लोग जिनके घर चले उन्हीं को आप लोगों ने उठा लिया। कोई भी हो, हर इंसान जो होता है वो अपनी विरासत जो है अपनी औलाद को देता है। तो आप दूसरों की औलादों को क्यों दंगाई बना रहे हैं? जो लोग आपने बुला के दंगे कराए वो दूसरों की औलादें थी, ठीक है। अपनी विरासत जो है अपनी औलादों से दंगे कराइए, अपने औलादों को शूटर बनाइए, अपनी औलादों को मैदान में भेजिए शूट करने के लिए, अगर ये सही चीजें है तो। मैं अपने माननीय गृह मंत्री जी से एक बात पूछना चाहती हूँ। कल उन्होंने पार्लियामेंट संसद के अंदर एक बात कही कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को डरने की कोई जरूरत नहीं है इस एमपीआर से। उन्होंने कल ये बोला, नो डॉक्यूमेंट एंड नो डी इन एमपीआर। तो मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं डरे, उनको डर नहीं है, पूरे माइनॉरिटी को डर है इस चीज का। उसमें हिंदू, मुस्लिम, दलित, उसमें सब लोग है, सब लोग डर रहे, खाली मुसलमान नहीं डर रहा जो ये मुसलमान के लिए बोल रहे हैं। और मैं दूसरी बात ये बोलना चाहती हूँ कि जब 144, 25 को लगा दिया गया तो 26 को दंगे क्यों हुए? और मैं तीसरी बात अपनी ये बोलना चाहती हूँ, जो वो हमारे बीजेपी वाले ये जो बोल रहे हैं कि 300 लोग थे, जो 300 लोग यूँ आए थे, तो क्या उनकी जांच यूपी से, और यूपी में किसकी सरकार है? योगी की। क्या उन्होंने उनसे ये आंसर लिया कि वो लोग कौन थे? उसकी जांच हुई? उनको पकड़ा गया? नहीं हुआ। उसका कोई क्लियरिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ है। हम चाहते हैं उसकी जांच हो। जो दिल्ली के अंदर उन्होंने जिनके औलादों बच्चों को यतीम कर दिया, जिन माँ बापों को बेऔलाद कर दिया, जिनकी घर जला दी गई, जिनके मतलब घर जला, दुकानें जला दी गई, आज उनको भिखारी बनाकर छोड़ दिया। वो कपड़े के लिए तरस रहे हैं, पानी के लिए तरस रहे हैं। तो क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? वो 300 लोग कौन आए थे? बिल्कुल जांच होनी चाहिए उनकी। मैं यही बोलना चाहती हूँ। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि नहीं खत्म होगा शाहीन बाग का धरना। शहरियत तरमीम कानून की वापसी तक धरना जारी रहेगा। इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता दें, शाहीन बाग से प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, जहां पर बड़ा ऐलान किया है मुजाहिरीन ने, खवातीन ने, कि शहरियत तरमीम कानून की वापसी तक धरना जारी रहेगा। शाहीन बाग का धरना खत्म नहीं होगा। तो शाहीन बाग से राजतौर पर बड़ी खबर आ रही है, राजतौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है शाहीन बाग की मुजाहिरीन ने और खवातीन ने, और उन्होंने साफ साफ अल्फाज में कहा है कि शाहीन बाग का धरना खत्म नहीं होगा। इस धरने को 90 दिन यानी 3 महीने मुकम्मल हो चुके हैं। शहरियत तरमीमी कानून यानी इस कानून की वापसी तक यह धरना खत्म नहीं होगा। यह धरना यूं ही चलता रहेगा।